I'm Don Kessler. I'm the former senior scientist for orbital debris research at NASA. हम कामना करते हैं कि जब धरती पर जीवन संभव नहीं रहेगा तो हम लोग अंतरिक्ष में कोई नया ग्रह खोज निकालेंगे जो हमारी सभ्यता का घर बनेगा। जिस तरह से आजकल कई खोजें की भी जा रही हैं जिसमें कि वैज्ञानिकों द्वारा दूसरी पृथ्वी की खोज में रिसर्च चल रही है और जिसमें कि कितने हज़ारों डॉलर्स खर्च भी हो चुके हैं। अगर भविष्य में हमें कोई ऐसा ग्रह मिल भी जाए जहां जीवन संभव होगा तो क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या हम अपनी धरती से निकल भी पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे कि क्या हमारा भविष्य में अंतरिक्ष में जाना संभव रहेगा या नहीं। लो अर्थ ऑर्बिट बाहरी अंतरिक्ष का एक वो क्षेत्र होता है जिसमें कि पृथ्वी से दूरी लगभग 2000 किलोमीटर के अंदर होती है, जिसमें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आता है और बाकी लगभग सभी सैटेलाइट्स यानी कि अलग अलग देशों के उपग्रह भी शामिल हैं, जिनकी सहायता से हमें अपने मोबाइल सिग्नल्स, टीवी सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स, मौसम की जानकारी भी मिलती है। पर क्या यह हमेशा यूं ही बनी रहेगी या फिर ये कभी नष्ट भी हो सकती हैं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा के एक साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केस्लर ने 1978 में केस्लर सिंड्रोम के नाम से एक थ्योरी दी, जिसके अनुसार जो भी स्पेस डेब्रिस यानी कि जो अंतरिक्ष में मलबा है वो पृथ्वी के चारों तरफ तेज़ी से घूम रहा है और क्योंकि वह अलग अलग तरह का मलबा है तो वो अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, जिसके कारण उन सब में टकराव होने के कारण मलबे की संख्या अंतरिक्ष में बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी संभावना बनाता है कि आने वाले समय में हम धरती से अंतरिक्ष में निकल ही नहीं पाएंगे। आइए जानते हैं कि इस बात की उत्पत्ति कहाँ से हुई। केस्लर ने सन 1978 में एक पेपर प्रकाशित किया जो कि था कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट द क्रिएशन ऑफ अ डेब्रिस बेल्ट, जिसका अर्थ था कि जो हमारे द्वारा उपग्रह भेजे गए हैं वो आपस में टकराएंगे क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जिसके कारण मलबे का एक बड़ा अंश हमारी पृथ्वी के हर तरफ होगा। इनके इस पेपर के अनुसार सन 2000 में इस मलबे में इतनी वृद्धि आ जाएगी कि यह मलबा आपस में ना टकराए, ऐसा नहीं हो पाएगा और जिसके कारण और मलबा बनेगा और फिर जिससे और भी ज़्यादा टकराव होंगे। उस समय वैसे वैज्ञानिकों द्वारा पूरा लेखा जोखा रखा गया था जो भी इंसानों द्वारा वस्तुएं रिसर्च के लिए अंतरिक्ष में भेजी गई थी, पर थोड़े समय बाद उस लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया और अब उसका पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और जिससे यह अंदाज़ा लगा पाना कि अंतरिक्ष में कितना मलबा है और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुछ मलबे के अंश इतने छोटे हैं जिनको कि सैटेलाइट के जरिए पकड़ पाना भी संभव नहीं है, जिसको कुछ हद तक कम करने के सुझाव में केस्लर द्वारा बोला गया कि जो स्पेसक्राफ्ट अब हमारे ऑर्बिट में घूम रहे हैं कम से कम उन्हें वहां से हटा दिया जाए, जिससे इस मलबे में कुछ कमी आए और जो कि पुरानी सैटेलाइट्स जो कि अब काम में नहीं है उन्हें भी साल दर साल पृथ्वी पर वापस लाया जाए, जिसके फलस्वरूप कम टकराव होंगे और जो कि और भी ज़्यादा सहायक होगा केस्लर सिंड्रोम को कम करने में। जानने की कोशिश करते हैं कि केस्लर सिंड्रोम किस तरह से काम करता है। जो भी मैटर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी स्पीड लगभग 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, पर अगर सारा मलबा इसी स्पीड से घूम रहा होता तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर ऐसा नहीं है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह एकदम सब पर एक समान से नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण सभी पर अलग अलग बल लग रहा है, जिसके कारण कुछ की स्पीड कम तो कुछ की स्पीड ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण इन सब के आपस में टकराने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो उपग्रह हमारे नियंत्रण में हैं उनकी स्पीड को तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो कि हमारे संपर्क से परे है, या सरल भाषा में कहें जो बेकार मैटर है उन पर हमारा किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है, तो वो पृथ्वी के बल के कारण एक दूसरे से टकराने की बहुत संभावना रखते हैं। अगर बात करें कि क्या केस्लर सिंड्रोम अभी भी हो रहा है तो इसका सीधा जवाब है हाँ, यह अभी भी चल रहा है। 2009 में यह पहली बार सामने आया था जब इरिडियम 33 सैटेलाइट की टक्कर रशियन कॉस्मोस 2251 से हुई थी, जो कि एक अब ना काम में आने वाली एक सैटेलाइट थी, पर इन दोनों के टकराने की स्पीड लगभग 42,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर थी और इस टक्कर का नाम कॉस्मोस इरिडियम कोलिजन दिया गया था और इस टक्कर के कारण हजारों हिस्से अंतरिक्ष में बिखर गए थे और जो कि आगे और भी घटनाओं का कारण अवश्य बनेंगे।
इसका शायद हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना हुआ हो, पर धरती की ऑर्बिट इन्हें ऐसी टक्करों के कारण लगभग 5 लाख से ज़्यादा कणों से भर चुकी है, जो कि हमारे लिए भविष्य में अंतरिक्ष में जाने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। नासा के अनुसार 21,000 मलबे के कण ऐसे हैं जो कि 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और 10 करोड़ मलबे के कण ऐसे हैं जो कि 1 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। पर क्या केस्लर सिंड्रोम का कोई ऐसा भी प्रभाव है जो हम पर पड़ सकता है? ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि जो मलबा अंतरिक्ष में तैर रहा है वो हमारे सैटेलाइट से टकराकर हमारे फ़ोन नेटवर्क या रेडियो और टीवी नेटवर्क को ठप कर सकता है, या फिर वो हमारे मौसम संबंधी जानकारी को पाने में हमारे लिए अड़चन पैदा कर सकता है। जो हम इंसान अभी गलती कर रहे हैं वो शायद यह है कि जिस तरह हम मान लेते हैं कि हम अगर कूड़ा अपने घर से बाहर फेंक देंगे तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम अंतरिक्ष में कूड़ा फैलाए जा रहे हैं, यह दोनों बातें आपस में तालमेल बिठाती हैं और जिसका सीधा असर हम पर ही पड़ रहा है। बाहर कूड़ा फेंकने से हम लोग बीमार हो रहे हैं और इसी तरह अंतरिक्ष में कूड़ा फेंकने से शायद ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में जब हमें बहुत ज़रूरत हो कि पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाने की, तो हम पृथ्वी से बाहर निकल ही ना पाए। ज़रा उस मंजर को एक बार आप सोच करके देखिए। अगर आपको पृथ्वी से बाहर जाना हो क्योंकि पृथ्वी नष्ट हो रही है, पर आप पृथ्वी से बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि आपने पृथ्वी के बाहरी वातावरण को पहले ही नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो केस्लर सिंड्रोम के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।